रहती थी। वो तीनों एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ती थी। छुट्टी के बाद वो तीनों एक साथ बाहर निकली। वो देखो, हमारे बर्गर वाले चाचा आ गए। ये बिल्कुल टाइम पर आते हैं हमेशा। वो तीनों बर्गर वाले के पास चली गई। बोल संजना, क्या खाएगी तू? बर्गर, मोमोज या पानी पूरी? इतने में उसी थोड़ी दूरी पर एक दूसरी लड़की बीच में बोल पड़ी। अरे वो बेचारी क्या बताएगी, वो तो बेचारी तुम दोनों के सहारे ही चाचा के बर्गर के ठेले के पास आ जाती है। अगर तुम दोनों अमीर सहेलियां उसकी जिंदगी में ना होती तो वो आज तक बर्गर की शक्ल तक नहीं देख पाती। इतना सुनते ही आराध्या और आयुषी मुस्कुराई और उस लड़की के पास चली गई। आप दोनों मेरे पास क्यों चली आई? जाओ जाओ, अपनी गरीब सहेली को बर्गर पिज्जा खिलाओ। उसके इतना बोलते ही आराध्या और आयुषी ने उस लड़की को मारना शुरू कर दिया। उन दोनों लड़कियों को रोकते रहे लेकिन वो लड़कियां नहीं रुकी और उसे मारती रही। तूने ही कहा था ना कि हम दोनों बहुत अमीर हैं। ये ले पैसे, अपना इलाज करा लेना। उम्मीद से ज्यादा ही पैसे हैं ये। आज के बाद हमारी सहेली के खिलाफ किसी ने जरा सा भी कुछ कहा तो उसका अंजाम इससे भी खौफनाक होगा। चल संजना, अब घर चलते हैं। वो तीनों सहेलियां वहां से चली गई। तभी चाचा ने उस लड़की से कहा, बिटिया, मुझे लगता है कि आज के बाद आप किसी भी गरीब का मजाक नहीं उड़ाओगी। तो इस तरह से उन तीनों की दोस्ती के चर्चे पूरे स्कूल में थे। संजना गरीब जरूर थी लेकिन आयुषी और आराध्या उसे इस बात का कभी भी मलाल नहीं होने देती थी। रास्ते में, मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम दोनों जैसी सहेलियां मिली। तुम दोनों इतनी ज्यादा अमीर हो, तुम दोनों के पिताजी की खुद की कंपनियां चलती हैं, फिर भी तुम दोनों मुझसे कितना प्यार करती हो। तुम दोनों को तो किसी बड़े अमीरों वाले स्कूल में पढ़ना चाहिए। अगर आगे से खुद को गरीब कहा तो मैं तेरा भी वही हाल करूंगी जो उस लड़की का किया था। तो इस तरह से उन तीनों की दोस्ती चलती रही। दिन बीतते गए और एक दिन संजना के गांव में बहुत भयंकर बाढ़ आ गई। 2-3 दिन संजना स्कूल नहीं आई। एक रोज छुट्टी के समय, आयुषी 3 दिन हो गए संजना स्कूल नहीं आई। चल उसके गांव चलते हैं, कहीं बारिश की वजह से बुखार तो नहीं आ गया। वो दोनों पैदल संजना के गांव की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही दोनों संजना के गांव के पास पहुंची वैसे ही कुछ पुलिस वालों ने दोनों को रोक लिया। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? इस गांव में मेरी सहेली रहती है। अब इस गांव में कोई नहीं रहता। 2 दिन पहले इस गांव में भयंकर बाढ़ आई थी जिससे सारे घर बह गए। बहुत सारे लोगों की तो जानें तक चली गई। जो बच गए वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग गए। ये सुनकर आराध्या और आयुषी को झटका लगा। पता नहीं बेचारी कहाँ होगी, पता नहीं जिंदा भी होगी या नहीं। ऐसा मत बोल आयुषी, हम जल्द ही उसे ढूंढ निकालेंगे। उन दोनों ने संजना को ढूंढने की खूब कोशिश की पर वो नहीं मिली। उन दोनों ने संजना के बारे में अपने अपने पिता को भी बताया। उनके पिता ने पुलिस की मदद ली पर कुछ नहीं पता चला संजना के बारे में। फिर एक रोज स्कूल की तरफ से कहीं टूर जाने वाला था। बच्चों, इस क्लास के सभी लोगों का इस स्कूल में आखिरी साल है। इसके बाद आप सभी कॉलेज में चले जाओगे, तो इस साल को यादगार बनाने के लिए हम सभी टूर पर जाएंगे, वो भी उत्तराखंड की वादियों में। सभी बच्चे खुश हुए लेकिन आराध्या का मन नहीं था जाने का। आराध्या चलते हैं ना, हमारा मूड भी थोड़ा बहल जाएगा। आयुषी की जिद करने पर आराध्या मान गई। दोनों ने टूर वाली बात अपने पापा को बताई। तुम लोग इतनी दूर टूर पर जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर तुम दोनों स्कूल बस में नहीं बल्कि अपनी कार से जाओगी। पंकज हर वक्त तुम दोनों के साथ रहेगा। आयुषी, मैंने आपके डैड से भी बात कर ली है, तुम दोनों मेरी ही कार से जाओगी। ओके? ओके अंकल। अगले दिन वो लोग उत्तराखंड पहुंच गए। आयुषी, उस लड़की को देख, वो जो बकरी चरा रही है, ये तो अपनी संजना जैसी लग रही है। वो दोनों उसी लड़की के पास पहुंच गई। वो कोई और नहीं संजना ही थी। संजना ने उन दोनों को देखा। तीनों का गला भर आया। तीनों बहुत कुछ बोलना चाह रही थी पर आवाज ही नहीं निकल रही थी। पता है, हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अचानक से गायब हो गई तू। सब कुछ बताऊंगी, आओ यही पास में मेरा घर है, चलोगी नहीं? क्यों नहीं चलेंगे? हाँ चल चले। तीनों कार में बैठकर संजना के घर पहुंच गए। उसका घर कुछ खास अच्छा नहीं था। संजना के माता पिता ने खिड़की से ही उस कार को बाहर देख लिया और वो डर गए। ये इतनी बड़ी कार तो हमारे घर की तरफ आ रही है, कहीं ये लोग बैंक की तरफ से तो नहीं आए हैं? इनका आना तो बनता ही है। अगर हम टाइम पर लोन जमा कर देते तो ये लोग नहीं आते। अब ये लोग हमारे घर का सारा सामान उठाकर ले जाएंगे। संजना के पिता ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि तभी आयुषी और आराध्या उनके घर आ गई। संजना भी साथ में थी। ये सब देखकर वो दोनों हैरान हो गए। आराध्या, आयुषी बेटा, आप दोनों यहाँ इतनी दूर? चाचा, ऊपर वाले ने आखिरकार आप लोगों से मिलवा ही दिया। आप लोग तो बिना बताए गायब हो गए। पता है, पापा भी आप लोगों को खूब ढूंढते रहे पर आप लोग मिले ही नहीं। क्या बताऊं बिटिया, उस भयंकर बाढ़ ने तो हमारे पूरे गांव को ही उजाड़ कर रख दिया। बहुत लोग मारे गए। किसी तरह अपनी जान बचाकर हम लोग भागे।
महीनों लग गए रुकने का सहारा ढूंढते ढूंढते। फिर यहां उत्तराखंड में एक दोस्त ने मेरी एक पेट्रोल पंप पर नौकरी लगवा दी। फिर लोन लेकर हमने ये छोटी सी झोपड़ी बना ली है। शकुंतला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि जो मैं देख रहा हूं वो सच है या कोई सपना। सही कहा आपने। ये दोनों बहुत बड़े घर की बेटियां हैं, फिर भी हमारी संजना से इन्होंने आज तक दोस्ती नहीं तोड़ी। अगर पूरा देश ऐसा ही हो जाए तो ये देश फिर से महान बन जाएगा। अम्मा, तुम तो जानती हो कि ये दोनों मेरी बचपन की सहेलियां हैं। हम तीनों को पूरा स्कूल जानता था। एक बार तो मुझे किसी ने गरीब कह दिया तो इन दोनों ने उसकी खोपड़ी फोड़ दी। तुम तीनों की दोस्ती देखकर तो मुझे अपना पुराना भारत याद आ गया। अच्छा, तुम तीनों गप्पे मारो, मैं सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं अम्मा, आप तो मुझे पाप चढ़ा देंगी। मैं भी चाय बनाकर लाती हूँ, तुम दोनों यहीं बैठो। अम्मा जी, आप दोनों बैठो, आज हम तीनों मिलकर चाय बनाएंगे, फिर आप बताना कि चाय कैसी है। हाँ माँ जी, हम तीनों बेटियों के होते हुए भला आप क्यों चाय बनाएंगी। तो इस तरह संजना, आयुषी और आराध्या किचन में चाय बनाने चली गई। धीरे धीरे शाम हो गई। तो ठीक है संजना, हम दोनों ने अब तुम्हारा घर तो देख ही लिया है, अब हम दोनों आते रहेंगे। मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि तुम दोनों आज रात यहीं रुक जाओ, पर चाहकर भी मैं तुम दोनों को अपने घर में नहीं रोक सकती। ना ही मेरे घर में बेड है और ना ही अच्छा बिस्तर, जमीन पर गद्दा बिछाकर सोना होगा। तभी उसकी माँ ने कहा, अरे बेटा, रात होने वाली है, इतनी रात में कहाँ जाओगी। क्यों संजना, मैंने सही कहा ना। अब संजना को मजबूरी में हाँ कहना पड़ा। तभी उन दोनों ने अपने अपने पिता को फोन कर दिया। पापा, यहाँ हमें संजना मिल गई, लेकिन वो लोग जिद कर रहे हैं कि आज रात रुक जाओ, तो क्या मैं रुक सकती हूँ। ठीक है, रुक जाओ, मैं तुम्हारे प्रिंसिपल और पंकज से बात कर लेता हूँ। कल मैं भी आ रहा हूँ संजना बिटिया से मिलने। अगले दिन आराध्या के पिता भी आ गए। अरे, आप दूसरे के पेट्रोल पंप पर काम करना बंद कर दीजिए। मैंने अपने गांव के पास ही पेट्रोल पंप खोला है, आप लोग वहीं वापस चलिए, क्योंकि वो पेट्रोल पंप आपको ही मैनेज करना है। तो कुछ महीनों बाद वो लोग अपने पुराने गांव वापस आ गए। संजना के पिता पेट्रोल पंप के मैनेजर बन गए, तो संजना की गरीबी भी खत्म हो गई और वो सब खुशी खुशी रहने लगे। कविता, कविता, आजा। अरे काजल, तुम? हाँ आजा, मैं कॉलेज ही जा रही हूँ, चल आजा, साथ चलते हैं। काजल के बार बार कहने पर कविता उसकी कार में बैठ गई। उस महंगी कार को काजल का ड्राइवर चला रहा था और पीछे काजल और कविता बैठी थी। अरे वाह यार काजल, तेरी गाड़ी तो बहुत शानदार है। हाँ, मेरे पापा की है, वो आज फैक्ट्री नहीं गए तो उन्होंने ड्राइवर भैया से कहा कि मुझे कॉलेज छोड़ाए। सही है यार, मैं तो इतनी महंगी कार में पहली बार बैठी हूँ। अरे अब तो बैठते ही रहेंगे, अब तुम मेरी दोस्त बनोगी। काजल और कविता एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अभी 4-5 दिन पहले ही उन्होंने एडमिशन लिया था। धीरे धीरे काजल और कविता बहुत अच्छी सहेलियां बन गईं। वैसे काजल बहुत ही अमीर घर से थी। उसके पापा राजीव सिंह कई फैक्ट्रियों के मालिक थे, जबकि कविता बहुत ही साधारण घर से थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे, मगर फिर भी उन्होंने पाई पाई जोड़कर कविता का एडमिशन शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में कराया था। काजल की अच्छी बात यह थी कि उसे अपनी अमीरी पर घमंड बिल्कुल नहीं था। फिर एक दिन, कविता जरा सुनना। हाँ क्या हुआ, बता। देखना ये घड़ी कैसी लग रही है। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारी है। ये मैंने तेरे लिए ली है, जरा पहनकर दिखा। नहीं यार, मैं कैसे इतनी महंगी घड़ी। चुप कर और चुपचाप पहन ले और ज्यादा मत सोच। जब तेरा मन करे तो मुझे भी दे देना कुछ। पर मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। चल बहानेबाज, अभी मत दे पर कभी तो दे देना। अच्छा ठीक है। गुजरते वक्त के साथ दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। दोनों का ज्यादातर वक्त एक दूसरे के साथ ही बीतता था। और फिर एक दिन, कविता, ये लड़का कौन है यार? इससे पहले तो कभी नहीं देखा इसे। कौन? वो हैंडसम? सच में बड़ा कूल दिखता है यार। उनका नाम आकाश है और वो हमारे सीनियर हैं पगली। तो क्या हुआ? ओए जरा कंट्रोल में। मैंने सुना है कि बड़ा ब्रह्मचारी टाइप लड़का है। कॉलेज की सारी लड़कियां उस पर फिदा हैं, पर वो किसी को घास नहीं डालता। अच्छा, तो तू देख, अब इसकी तपस्या तो काजल नाम की ये अप्सरा ही भंग करेगी। हट बेशर्म कहीं की। आकाश पर काजल का दिल आ गया था। शुरू में उन दोनों में हाय हलो हुई और फिर धीरे धीरे उनमें प्यार भी हो गया। काजल को उसका प्यार मिला तो कविता बहुत खुश हुई। लेकिन फिर एक दिन, काजल, फाइनल रिजल्ट आते ही मैं यूएस चला जाऊंगा।
यूएस पर क्यों? वहां मेरी प्लेसमेंट हो गई है और जिस कंपनी ने मुझे हायर किया है वो चाहती है कि मैं पहले यूएस में उनके हेडक्वार्टर में 1 साल काम करूं और सीखूं और फिर वो मुझे इंडिया वापस भेजेंगे। पर मैं 1 साल कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है पगली। अरे तू कब आई? जब तुम दोनों आशिकी फरमा रहे थे। सुन, जाने दे आकाश को, वो वहां नहीं जाएंगे तो जॉब कैसे लेंगे? क्यों, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही। काजल, बस 1 साल दे दे मुझे, फिर मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। ठीक 1 महीने बाद आकाश काजल से विदा लेकर विदेश चला गया। काजल उसे याद करती और हसीन सपने बुनती, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक काजल ने कॉलेज आना बंद कर दिया। उसका फोन भी बंद आ रहा था। कविता को उसकी चिंता होने लगी तो एक दिन वो काजल के घर ही पहुंच गई। वहां उसका सामना काजल के पिता राजीव सिंह से हुआ। कौन हो तुम और क्या चाहिए? जी मैं वो काजल की दोस्त हूँ, उसे कुछ नोट्स देने आई थी। नोट्स? उनकी कोई जरूरत नहीं है, अब हो गई काजल की पढ़ाई। पर अभी कैसे? अभी तो लास्ट सेमेस्टर बाकी है ना अंकल। कह दिया ना तो कह दिया, चली जाओ यहां से और दोबारा कभी मत आना। कविता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उदास होकर वहां से जाने लगी, लेकिन घर के बाहर निकलते ही उसकी तरफ एक कागज की बॉल गिरी। कविता ने उस कागज को खोलकर देखा तो लिखावट काजल की थी। मुझे बचा ली कविता, प्लीज। कविता को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन उस वक्त वो चुपचाप वहां से चली गई। फिर अगले दिन एक औरत घूंघट ओढ़े और हाथ में झाड़ू लिए काजल के घर में दाखिल हुई। किसी ने उसे अंदर आने से नहीं रोका। असल में घूंघट के अंदर कविता थी, जो काजल के घर में काम करने वाली बाई बनकर आई थी। घर में आते ही उसने काजल को ढूंढना शुरू कर दिया और जैसे तैसे वो काजल के कमरे तक पहुंची गई। लेकिन कमरे का नजारा देखकर कविता हैरान रह गई। काजल का मुंह और हाथ पैर बंधे हुए थे। काजल, ये सब क्या है? किसने किया ये? कविता तू आ गई, भगवान का शुक्र है। कविता, मेरे पापा ने मेरा सौदा कर दिया है। तू तो जानती है ना कि मैं और आकाश एक दूसरे से कितना प्यार करते, पर मेरे पापा अपने बिजनेस पार्टनर से मेरी शादी कराना चाहते हैं। वो 55 साल का बुढ़ा है। उसने अपनी पहली पत्नी को मार दिया था और वो मुझे भी मार देगा। हैं? पर तेरे पापा वो ऐसा कैसे कर सकते हैं तेरे साथ? उन्होंने उस बुढ़े से बहुत बड़ा लोन लिया था जिसे वो चुका नहीं पाए, और पैसों के बदले अब वो मुझे सौंपने वाले उस बुढ़े को। इतना कहकर काजल फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन कविता तैयार थी अपनी सहेली को इस मुसीबत से निकालने के लिए। उसने तुरंत दिमाग दौड़ाया और अपनी साड़ी उतारकर काजल को पहना दी और खुद काजल के कपड़े पहनकर उसकी जगह बैठ गई। फिर कविता की जगह काजल आराम से घर से बाहर निकल गई। फिर कुछ देर के बाद, कौन है? अरे कमिश्नर साहब, आप यहाँ? क्या हुआ? क्या बात है? मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। पर तलाशी क्यों? क्योंकि मुझे खबर मिली है कि आपने यहाँ किसी लड़की को कैद करके रखा है। इतना कहकर पुलिस कमिश्नर के साथ आए पुलिस वालों ने घर की तलाशी शुरू कर दी और कुछ ही मिनटों में कविता उनके साथ खड़ी थी। उसके चेहरे पर चोट के कई निशान थे। असल में राजीव को जैसे ही कविता और काजल के प्लान का पता चला तो उसने कविता को ही अपने गुस्से का शिकार बनाया और उसके साथ मारपीट की। लेकिन अब वो अपना किया भुगतने वाला था। पुलिस ने फौरन राजीव को गिरफ्तार कर लिया। उधर आकाश को जैसे ही इन सब की खबर मिली तो वो भागा भागा यूएस से इंडिया आ गया और फिर कविता ने एक मंदिर में आकाश और काजल की शादी कराई। थैंक यू कविता, अगर तुम ना होती तो। अरे ऐसे कैसे नहीं होती मैं? मेरी सहेली को जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी। इतना कहकर कविता ने काजल को गले से लगा लिया और काजल बस यही सोच रही थी कि जो तोहफा कविता ने उसे दिया है क्या वो कभी उसकी बराबरी कर पाएगी। दीपक एक अनाथ लड़का था। एक बड़े स्कूल में सफाई का काम करने वाले दीनू को वो एक कचरे के ढेर के पास लावारिस हालत में मिला था। दीनू ने शादी नहीं की थी, उसने ही दीपक को पाल पोस कर बड़ा किया। दीनू ने स्कूल के प्रिंसिपल से सिफारिश करके दीपक को क्लास में सीट दिलवा दी ताकि दीपक पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। दीपक अब 9वीं कक्षा में आ गया था
और उसके एग्जाम आने वाले थे। दीपक पढ़ने में अच्छा था, उसे अच्छे नंबर लाकर पास होना था। इसलिए दीनू के सो जाने के बाद दीपक रात में स्ट्रीट लैंप से आने वाली रोशनी में पढ़ाई करता था। दीपक की ही क्लास में स्कूल के ट्रस्टी मिस्टर मेहता का बेटा अर्जुन भी पढ़ता था। अर्जुन दीपक से बहुत चिढ़ता था। ट्रस्टी का बेटा है, इसी डर से कुछ टीचर ना चाहते हुए भी अर्जुन की झूठी तारीफ करते थे और दीपक को नीचा दिखाने में अर्जुन का साथ देते थे। सर बताइए, ये रेस किसने जीती है? आप तो अच्छे से जानते हैं ना विनर कौन है। हाँ हाँ दीपक, तुम इस रेस में हार चुके हो। अर्जुन तुमसे पहले ही उस लाइन में पहुंच गया था। देखा, मैं हमेशा जीतूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। दीपक मायूस होकर क्लास में आ जाता है। सर, कब तक हम अर्जुन से डरकर उसे झूठा विनर बनाते रहेंगे? मिस नैना, आप तो जानती हैं अर्जुन स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है और प्रिंसिपल मैम ने हमें पहले ही ऑर्डर दिया हुआ है कि हमें अर्जुन के साथ बहुत अच्छे से पेश आना है, और फिर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी पर बात आ जाएगी। पर कब तक हम ये अत्याचार सहन करते रहेंगे? दीपक एक अनाथ गरीब स्टूडेंट है। दीनू काका ने उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है और यहाँ पढ़ा रहे हैं ताकि दीपक बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पर अर्जुन जैसे बच्चे दीपक जैसे होनहार बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते। फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर सकते मिस नैना, हमें सब कुछ वक्त पर छोड़ देना चाहिए। एक दिन दूसरे स्कूल के टीचर प्रिंसिपल के साथ सब बच्चों को मिलने आए और वो दीपक की क्लास में गए। उन्होंने सब बच्चों से कंप्यूटर के कुछ सवाल पूछे, पर सबसे पहले दीपक ही हाथ खड़ा करता था। प्रिंसिपल ने दूसरे स्कूल के टीचर से कहा, अरे नहीं सर, इसे कोई उत्तर नहीं आता होगा। इसके घर तो कंप्यूटर ही नहीं है। ये हमारे स्कूल की सफाई कर्मचारी का बेटा है। उसने बहुत जिद की तो हमने इस अनाथ बच्चे पर मेहरबानी करके स्कूल में सीट दे दी। नहीं सर, मुझे सचमुच इस प्रश्न का उत्तर आता है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। सर, अर्जुन इस प्रश्न का उत्तर जानता है। अर्जुन, इस प्रश्न का उत्तर तुम दोगे। सर, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा। सर, मुझे पता है, क्या मैं उत्तर दूं? हाँ बेटा, तुम उत्तर दो। दीपक का उत्तर सही था। दूसरे स्कूल के टीचर के साथ साथ स्कूल के सभी बच्चे दीपक के लिए तालियां बजाते हैं। प्रिंसिपल सर बिल्कुल चुप थे। अर्जुन इस बात में अपना अपमान समझता है और दीपक से बदला लेने की योजना बनाता है। मुझे इस दीपक का कुछ करना ही होगा और मुझे पता है ये इस स्कूल से कैसे निकलेगा। दीपक की परीक्षा आने वाली थी। वो परीक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। अर्जुन स्कूल के गार्ड को धमकाकर अगले दिन होने वाली परीक्षा का पेपर चुरा लेता है और दीपक के स्कूल बैग में रख देता है और जाकर प्रिंसिपल सर को भड़का देता है। आइए सर, मैंने अपनी आंखों से दीपक को कल होने वाले एग्जाम पेपर की चोरी करते देखा है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप गार्ड से भी पूछ सकते हैं। गार्ड से पूछने की जरूरत नहीं है, अभी हम दीपक का बैग चेक कर लेते हैं। अर्जुन तो पहले ही दीपक के बैग में एग्जाम के पेपर रख चुका था। दीपक के बैग में एग्जाम पेपर मिल जाता है। सर, मुझे नहीं पता ये पेपर मेरे बैग में कैसे आया, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, मेरा विश्वास कीजिए सर। जाकर दीनू को बुला कर लाओ। हमें इस दीपक जैसे स्टूडेंट को अपने स्कूल में एक सेकंड भी नहीं रखना। अगर ये इस स्कूल में रहा तो हमारे और भी बच्चे चोर बन सकते हैं। सर, मेरा दीपक चोरी नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। बाबा, मैंने चोरी नहीं की, मुझे नहीं पता मेरे बैग में ये पेपर कहां से आया। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने तुम पर तरस खाकर कि चलो अनाथ बच्चा पढ़ लिख जाएगा, इसलिए स्कूल में एडमिशन दिया, पर दीनू शायद इस बच्चे में संस्कार नहीं आ पाए। आखिर है तो अनाथ ही, और तुम भी तो मामूली सफाई वाले हो। हमें सब पता है, ये गरीब बच्चे चोर ही बनते हैं। बड़े स्कूल में पढ़ने की इनकी औकात नहीं है। इसे ले जाओ यहां से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। दीनू रोता हुआ दीपक को ले जाने लगता है। अर्जुन अपनी मक्कारी पर बहुत खुश था। प्रिंसिपल अपने ऑफिस में आ जाते हैं। तभी वहां मिस नैना आती हैं। उनके साथ स्कूल के ट्रस्टी यानी कि अर्जुन के पिता भी ऑफिस में एंट्री करते हैं। सर, आपको पता भी है आपका बेटा अर्जुन अंधकार के रास्ते पर जा रहा है। आज उसने दीपक जैसे एक होनहार बच्चे पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। मैं चाहती तो अर्जुन को चोरी करते समय भी रंगे हाथों पकड़ सकती थी, पर शायद ये छूट जाता, क्योंकि उसे घमंड है कि वो स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है। मैंने उसे चोरी करते हुए सारी रिकॉर्डिंग अपने फोन में कर ली। ये देखिए मिस्टर मेहता, आपका बेटा स्कूल में एग्जाम पेपर चोरी कर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि वो बुराई के रास्ते पर जाए और एक दिन आपका नाम मिट्टी में मिला दे? मैं चाहूँ तो इस वीडियो को पूरे स्कूल में दिखा सकती हूँ, पर आप जानते हैं कि आपकी कितनी बदनामी होगी। आई एम सॉरी मिस नैना, मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि मेरा बेटा मेरे नाम का
इतना फायदा उठा रहा है। मुझे किसी ने कोई खबर नहीं दी। आप कृपया करके इस वीडियो को किसी को भी ना दिखाएं, नहीं तो मेरे बेटे का भविष्य खराब हो जाएगा। अर्जुन के पिता बहुत दुखी होते हैं। अर्जुन ऑफिस में आता है। वीडियो देखकर वो घबरा जाता है। पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं सिर्फ दीपक से बदला लेना चाहता था। पापा, मुझे माफ कर दो। दीपक जैसे होनहार बच्चे पर चोरी का इल्जाम लगाते तुम्हें शर्म नहीं आई है? तुम्हें अपना बेटा कहते हुए मुझे सचमुच बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं तुमसे अब कभी भी बात नहीं करूंगा। तुम जैसे चाहो अपनी लाइफ को जी सकते हो। अब तुम्हारी मम्मी और मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखेंगे। नहीं पापा, ऐसा मत करो। मैं आपसे और मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती तो हम सबसे हुई है। शायद अर्जुन के बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ मेरा है। हमने हमेशा अर्जुन को गलत करने में बढ़ावा दिया। पापा, मुझे बस एक बार माफ कर दो। अगर माफी मांगनी है तो मिस नैना और दीपक से मांगो। अब वही तुम्हें माफ कर सकते हैं। नैना मैम, मुझे माफ कर दीजिए। आप प्लीज ये वीडियो किसी को मत दिखाना। नहीं अर्जुन बेटा, मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगी। मैं तुम्हारी गुरु हूँ और तुम्हें सही राह पर लाना मेरा फर्ज है। अर्जुन दीपक से माफी मांगता है। दीपक, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया अर्जुन। और दोस्तों को गले लगाते हैं, उनसे माफी नहीं मांगते। इतना कहते ही दीपक अर्जुन को गले से लगा लेता है। उन दोनों को आपस में गले लगता देख स्कूल का सारा स्टाफ और दीनू बहुत खुश होता है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर। और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।